टुडे वी विल बी एक्सप्लोरिंग डॉम एंड हाउ टू मैनिपुलेट इट। आज का जो सेशन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो हमारा सबसे पहला पार्ट है उसमें हम डॉम के बारे में हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, एक मेंटल मॉडल क्रिएट करेंगे। जो हमारा सेकंड पार्ट है वहां पे हम डॉम मैनिपुलेशन करना जानेंगे कि कैसे हम डॉम को मैनिपुलेट करते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें सिंपली मैं क्रोम डेव टूल्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा। और जो हमारा लास्ट पार्ट है उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जिनकी वजह से परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ता है और हम कुछ चीज़ों का यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और डॉम मैनिपुलेशन करने के क्या क्या एफिशिएंट तरीके हैं वो हम आखिरी पार्ट में जानेंगे। हर एक पार्ट के बाद मैंने एक सेव पॉइंट क्रिएट किया है। जैसे ही हम कोई एक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे आई विल टेक योर क्वेश्चंस। सो विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या हम डॉम को देख सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है यस एंड नो। हम रियल डॉम को नहीं देख सकते कि एक रियल डॉम कैसे बनता है, बट ब्राउजर उसको कैसे परसीव करता है हम वो देख सकते हैं। जब हम व्हाट इजंट डॉम और व्हाट डॉम सेक्शन कवर कर लेंगे तब कैन यू सी इट का जो आंसर मैंने दिया है वो काफी क्लियर हो जाएगा। नाउ डॉम क्या है ये जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डॉम क्या नहीं है। हेयर इज अ HTML फाइल। अगर मैं इस HTML को ब्राउजर में ओपन करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। एक टेक्स्ट फील्ड है, एक बटन है और एक टेक्स्ट है। अब क्या ये जो HTML है ये एक डॉम है? वेल नो, दिस HTML इज नॉट अ डॉम। जो डॉम है वो इस HTML फाइल से कंप्लीटली अलग हो सकता है। कैसे? वेल, let me remove this closing HTML and body tag। लाइन नंबर 22 एंड 23। अभी मेरे पास HTML और बॉडी का क्लोजिंग टैग नहीं है। लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स इंस्पेक्ट इट एंड सी क्या मुझे क्लोजिंग टैग दिखते हैं। वेल सी, यहाँ पर मुझे क्लोजिंग टैग दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो HTML है ये कभी डॉम हो ही नहीं सकता। अगर ये डॉम होता तो मुझे यहाँ क्लोजिंग टैग्स नहीं दिखते और मैं विद दी हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकता हूँ। बटन को मैं डिव बना सकता हूँ, नए एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। सो इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो मेरा HTML है ये डॉम नहीं है। सो हमने ये देख लिया कि जो HTML फाइल है वो डॉम नहीं है। बट वॉट अबाउट दिस इंस्पेक्ट पैनल? अगर मैं अपना इंस्पेक्ट पैनल ओपन करता हूँ यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट्स टैब दिखती है और जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे कुछ HTML लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या ये डॉम है? वेल नो, ये भी डॉम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि विद द हेल्प ऑफ CSS आई कैन ऐड सम एलिमेंट्स। लेट्स ऐड फ्यू एलिमेंट्स यूजिंग CSS। मैं यहाँ पर सिंपली बॉडी टैग को टारगेट करता हूँ, बॉडी, एंड लेट मी यूज सूडो एलिमेंट्स आफ्टर एंड लेट्स ऐड सम कंटेंट। हेलो वर्ल्ड, लेट्स सेव इट, लेट्स एक्सपेंड बॉडी एंड सी क्या मुझे यहाँ कुछ एडिशनल चीजें देखने को मिलती हैं। वेल सी, यहाँ पर मुझे CSS से ऐड किया हुआ एलिमेंट देखने को मिलता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो एलिमेंट्स पैनल में चीजें मुझे दिख रही हैं दिस इज नॉट अ डॉम। अगर ये डॉम होता तो यहाँ पर CSS वाली चीज मुझे नहीं दिखती, बिकॉज यहाँ पर जो मैंने आफ्टर का यूज करके कंटेंट ऐड किया है ये CSS ओम का पार्ट है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डॉम। सो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये एलिमेंट्स पैनल भी डॉम नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं कंसोल में जाके टाइप करता हूँ डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर मुझे मेरे पेज का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। क्या ये डॉम है? वेल नो, दिस इजंट अ डॉम। ये वही चीज है जो हम एलिमेंट्स पैनल में देख रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं बॉडी को एक्सपेंड करता हूँ तो यू गाइज विल सी, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे आफ्टर देखने को मिलेगा। हमने 3 चीजें देख ली हैं जो डॉम नहीं है। लेट मी समराइज इट। व्हाट इजंट अ डॉम? सोर्स कोड, जो हमारा सोर्स कोड है वो डॉम नहीं है। एलिमेंट्स पैनल डेटा, वेल वो भी डॉम नहीं है। वो सिंपली जो भी ब्राउजर पे हम देख रहे हैं ब्राउजर उसको कैसे परसीव करता है वो उसका स्ट्रक्चर है। व्हाट अबाउट विंडो डॉट डॉक्यूमेंट? हाउ ब्राउजर परसीव्स अ डॉम ऑब्जेक्ट? ब्राउजर कैसे डॉम को परसीव करता है वो उसका एक ट्रांसलेटेड वर्जन है। वेल,
जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं वो तब मेक सेंस करेंगी जब हम समझ जाएंगे कि व्हाट इज डॉम। नाउ लेट्स सी कि भाई ये डॉम है क्या। डॉम इज अ एक्रोनिम फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स आर टैग्स, जो हम HTML में टैग्स लिखते हैं, दैट आर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स, टैग्स और नोड ये सब सेम ही चीजें हैं। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मॉडलिंग का क्या मतलब है? वेल, मॉडलिंग का मतलब है स्ट्रक्चरिंग करना, हमारे डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चरिंग करना। और डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? वेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर मार्कअप। डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर मैं इसको और आसान शब्दों में बताऊं, जो भी HTML हमने लिखा हुआ है उसको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके पूरे पेज का स्ट्रक्चर बनाना, दैट इज कॉल्ड डॉम। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर थिंग्स अबाउट डॉम। डॉम के 3 मूविंग पार्ट्स हैं। जब मैंने डॉम को समझने की कोशिश की थी तो मुझे हर जगह बस यही रटी रटाई डेफिनेशन मिलती थी। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक HTML पेज को ट्री जैसे स्ट्रक्चर में लगाना डॉम कहलाता है। वेल, ठीक है, ये सारी डेफिनेशन एक स्कूल वाले बच्चे के लिए या कॉलेज वाले बच्चे के लिए अच्छी हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, हमें रियल में क्या डॉम है, कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। सो जब मैंने इसको डिस्कवर किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि डॉम को समझने के लिए हमें डॉम को 2 पार्ट में समझना पड़ेगा। पहला पार्ट, डॉम कैसे क्रिएट होता है, क्रिएशन वाला पार्ट अलग है, कंजम्पशन वाला पार्ट अलग है। अब तक जो हम समझते आए हैं वो कंजम्पशन वाला पार्ट है, जो सिक्के का दूसरा पहलू है। लाइक जब डॉम बनता है वो चीज़ें हमसे छुपाई जाती हैं, जिस वजह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट डॉम, दैट इज़ 50%। नाउ लेट्स सी कि कैसे ये डॉम क्रिएट होता है, कैसे हम इसको कंज्यूम करते हैं। तो डॉम के 3 मूविंग पार्ट्स हैं। सबसे पहले कोर डॉम, ब्राउज़र इंटरनल्स, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, और फिर डॉम API। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस कोर डॉम। इसके लिए मेरे पास एक डायग्राम है। पहले हम डायग्राम समझेंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हियर इज अ एग्जाम्पल कि मेरा जो HTML का पेज है, जो मेरा HTML का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो कैसे UI में ट्रांसलेट होता है। मेरी जो HTML फाइल है, दैट इज जस्ट अ टेक्स्ट फाइल। यू कैन लिटरली टेक प्रिंट, ओके, और अपने वॉल पे चिपका सकते हो, बस एक टेक्स्ट फाइल है, दैट्स इट। अब उस HTML फाइल को हम ब्राउज़र में एज अ इनपुट पास करते हैं, जस्ट लाइक हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें कोई आर्गुमेंट पास करते हैं। HTML फाइल इज अ इनपुट टू द ब्राउज़र। जो ब्राउज़र्स हैं वो किसी भी लो लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जैसे कि C++, रस्ट। जरूरी नहीं कि एक ही लैंग्वेज में लिखे हों, कई सारी लैंग्वेज में वो लिखे हो सकते हैं, बट हम मान के चलते हैं कि भाई C++ यूज़ हो रही है। अब जो हमारा HTML है वो C और C++ के लिए इनपुट होता है। C++ मेरे HTML को रीड करते हैं, पार्स करते हैं और हर टैग के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। C++ में ऑब्जेक्ट बनते हैं स्ट्रक्ट से, तो वो माइट बी स्ट्रक्ट का यूज करके सिंपली ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है। और हर टैग के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लाइक उसकी पोजीशन क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, कलर क्या है। वो सारी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट में ऐड की जाती है और एक स्पेशल टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में सारी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किया जाता है, कुछ इस तरह से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो C++ उस ऑब्जेक्ट का यूज करके सिंपली डेटा को UI पे दिखा देती है। HTML को UI तक ले जाने में जावास्क्रिप्ट का कोई हाथ नहीं होता। विदाउट जावास्क्रिप्ट योर HTML पेज इज रेंडर्ड इन द UI। नाउ अगर मैंने सारी चीजें C++ में बनाई हैं तो मैं उसको कंज्यूम कैसे करूंगा? वेल, जरूरी नहीं है कि जो भी बंदा ब्राउजर बना रहा है वो एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज करे, वो कुछ भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे एंट्री होती है W3C की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स सेट करती है कि भाई अगर तुम एक ब्राउजर बना रहे हो तो तुम्हें कुछ सेट ऑफ मेथड्स यूजर को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिनका यूज करके जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स मैनिपुलेट कर सकें UI पे जो भी चीज दिख रही है। तो ये जो डॉम है ये ब्राउजर प्रोवाइड करता है हमारे लिए, जो भी वेब डेवलपर्स हैं। इस डॉम API का यूज करके वी सिंपली चेंज दिस डेटा स्ट्रक्चर।
और गेस व्हाट, हम डायरेक्टली इस डेटा स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते हैं। हम एज अ डेवलपर, लेट्स से आई एम अ जेएस डेवलपर, मैं अपने इंस्ट्रक्शन दूंगा ब्राउजर को कि भाई मुझे किसी एलिमेंट का कलर चेंज करना है। ब्राउजर उस इंस्ट्रक्शन को पास करेगा C++ में, और C++ हार्डवेयर को ट्रिगर करके मेरे जो भी डिस्प्ले है उस वहां पे पिक्सल को चेंज करेगा। यहां से हमारा थर्ड मूविंग पार्ट निकल के आता है DOM API। जो पहला मूविंग पार्ट है वो है इंटरनल्स, कैसे लो लेवल लैंग्वेज HTML को रीड करके इंटरनल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमारा डिस्प्ले काम करता है। सेकेंड मूविंग पार्ट ऑर्गेनाइजेशन, W3C, जो स्टैंडर्ड सेट करती है कि इस फॉर्मेट में तुम्हें मेथड्स यूजर को प्रोवाइड करने हैं। थर्ड मूविंग पार्ट DOM API, जो डेवलपर्स कंज्यूम करते हैं। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को चेंज करने का जो प्रोसेस है वो तुम लोगों को बताऊं तो कुछ ऐसा होता है। हम सिंपली कॉल करते हैं document.getElementById abc.style.color=red। जब हम ऐसा करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इमीडिएटली कलर को चेंज नहीं कर देता है, वो ये इंस्ट्रक्शन को पास ऑन करता है उस लो लेवल लैंग्वेज में जिसमें ब्राउजर लिखा गया है। ब्राउजर सिंपली इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, बोलता है ओ ये मेथड तो मुझे लो लेवल लैंग्वेज को पास करना है यूजिंग सम काइंड ऑफ ब्रिज। ये कम्युनिकेशन होता है और फिर जो भी लो लेवल लैंग्वेज है वो तुम्हारे उस पिक्सल को ट्विक करती है। और यही रीजन है कि DOM मैनिपुलेशन एक कॉस्टली ऑपरेशन है, क्योंकि तुम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बात करते हो और जब तुम एक एलिमेंट को चेंज करते हो तो उसकी वजह से कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होता है और बाकी एलिमेंट्स भी हिल जाते हैं, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो जब भी तुम कोई भी DOM ऑपरेशन करते हो उसमें कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, जिसका एक हाई लेवल विजुअलाइजेशन ये है। नाउ अब हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है कि DOM क्या है, कैसे काम करता है। लेट्स गो बैक टू आवर डेफिनेशंस सो दैट ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा मेक सेंस करें। कोर DOM, ये डेफिनेशन मैंने MDN से ली है। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज द डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट comprise the structure and content of a document on the web। जो DOM है वो सिंपली ऑब्जेक्ट्स का डेटा रिप्रेजेंटेशन है। कौन से ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट जो कोई भी लो लेवल लैंग्वेज बनाती है, और जब हम उन ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनता है जो हम वेब में देखते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन इन मोर सिंपलर टर्म्स। यहां पर मैंने एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट की है कि DOM ऑब्जेक्ट्स हैं क्या इन मेमोरी, क्योंकि वो हमेशा मेमोरी में रहते हैं। जितनी बार तुम पेज को रिफ्रेश करते हो रिकंस्ट्रक्ट होते हैं इन मेमोरी। C++ ऑब्जेक्ट्स और एनी अदर लो लेवल लैंग्वेज रिप्रेजेंटिंग HTML text content in a tree data structure that is currently displayed in the browser. Each tag corresponds to a node in the tree which contains information like sibling, parent, height, width, layout, position. It's not necessary that browsers create a tree data structure. Some might use any other data structure. Okay? So जो भी ब्राउजर का इंटरनल्स है दैट इज अप टू द डेवलपर कि भाई तुम कुछ भी यूज करो। नाउ यहां पे आता है फिर सेकेंड मूविंग पार्ट, स्पेसिफिकेशन। ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जिन्होंने रूल्स सेट कर दिए हैं कि भाई तुम्हें अपने ऑब्जेक्ट्स को जिस भी डेटा स्ट्रक्चर में बनाना है बना लो, बट जो तुम्हारा ब्राउजर है वो यूजर को जो आउटपुट है वो एक फिक्स फॉर्मेट में देगा, और वही फॉर्मेट है DOM, जहां पे हमारा पूरा HTML का डॉक्यूमेंट एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इसको एक बार हम विजुअलाइज कर लेते हैं कि कैसे। यहाँ पे मेरा HTML पेज है जहां पर सिंपली मेरे पास HTML टैग है, उसके अंदर हेड है, देन बॉडी, और उसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अ ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। यहां पर जो मेरा HTML पेज है, सबसे पहले इसका जो रूट नोड होगा वो डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट HTML से स्टार्टिंग नहीं होती है, डॉक्यूमेंट से होती है। डॉक्यूमेंट से स्टार्टिंग इसलिए होती है क्योंकि सी यहाँ पे डॉक टाइप भी है। जो रूट नोड होती है हमेशा वो डॉक्यूमेंट होती है, और जो विंडो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ DOM। ओके, वो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट होता है। जो DOM है उसकी स्टार्टिंग हमेशा डॉक्यूमेंट से होती है, और फिर इसके दो ब्रांचेस निकलती हैं। जो पहली ब्रांच है वो है
कॉन्फ़िगरेशन, डॉक टाइप एंड जो सेकंड है वो है HTML। ओके अब देखो यहाँ पे जितने भी टैग्स हैं वो एक नोड है। यहाँ पे ये डॉक टाइप एक नोड बन चुकी है, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। सिमिलरली फॉर HTML ये एक नोड है, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब यहाँ पे HTML के दो ब्रांचेस निकलेंगी, एक ब्रांच होगी हेड और एक ब्रांच होगी बॉडी। नाउ अब यहाँ पे हेड के अंदर देखो स्टाइल है, तो यहाँ पे हेड के लिए भी एक ब्रांच होगी जहाँ पे होगा स्टाइल। नाउ बॉडी के लिए मेरे पास एक फॉर्म है, देन टेम्पलेट है, देन स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे तीन चीजें निकलेंगी, फॉर्म, टेम्पलेट एंड स्क्रिप्ट। ओके और ये जो रिप्रेजेंटेशन मैं तुमको बता रहा हूँ इसका जो स्टैंडर्ड है वो W3C ने सेट किया है। जो भी ब्राउजर्स के डेवलपर्स हैं जरूरी नहीं कि वो ये डेटा स्ट्रक्चर बनाएं, दे कैन फ्रीली चूज आइदर लिंक लिस्ट, एरेज, बट जनरली वो ट्री होता है। बट ये जो स्ट्रक्चर है ये W3C ने सेट कर रखा है। ओके सो बॉडी के अंदर फॉर्म, टेम्पलेट एंड स्क्रिप्ट, और फॉर्म के अंदर इनपुट एंड बटन, और इस बटन के अंदर क्या एक टेक्स्ट मैंने लिखा है, तो दैट इज अ टेक्स्ट नोड। और यहाँ पर जो न्यू लाइंस तुमको दिख रहे हैं ना, बॉडी के बाद एक एंटर है, तो जब हम डॉम मैनिपुलेशन देखेंगे तो हमें दिखेगा कि भाई यहाँ पे एक टेक्स्ट नोड है जो आंखों से नहीं दिख रही है। बट अभी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने एक सिंपलर स्ट्रक्चर बनाया है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई डॉम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, टॉप पे डॉक्यूमेंट होता है, देन जितने भी कंटेंट होते हैं सब के लिए एक नोड बनती है। सो डॉम में हर टैग एक नोड बन जाता है, टेक्स्ट नोड, टैग नोड। अभी हम देखेंगे कि इन नोड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। और ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है इसका जो स्टैंडर्ड है वो W3C ने सेट किया है। नाउ जो हमारा लास्ट मूविंग पार्ट है डॉम API, ये डेफिनेशन भी मैंने MDN से लिए। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स। जो हम डॉम को बोलते हैं कि ये मॉडल है, ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर है, वेल नो, डॉम इज एन API जो हमें हेल्प करती है डॉम ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये डॉम API के मेथड्स हैं। द डॉम रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट एज नोड्स एंड ऑब्जेक्ट्स, दैट वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन इंटरेक्ट विद द पेज। और सिंपलर टर्म्स में, simply set of methods provided by the browser to manipulate DOM. The DOM represents a document with a logical tree जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। So, अगर हमें DOM समझना है कि DOM क्या है तो हमें तीन चीज़ें समझनी है। सबसे पहली चीज़ कि HTML कैसे UI में ट्रांसलेट होता है, दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, कैसे ब्राउज़र के डेवलपर्स कुछ सेट ऑफ मेथड्स प्रोवाइड करते हैं डेवलपर्स के लिए जो उनको कंज्यूम करते हैं। और थर्ड मूविंग पार्ट, डॉम API जो डेवलपर्स कंज्यूम करते हैं। नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस। सो आई थिंक वी हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई डॉम क्या है। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी मैनिपुलेट डॉम। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग डॉम। बेसिकली हम सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं दैट इज विजिबल इन द ब्राउजर। जो भी डॉक्यूमेंट का पार्ट है हम सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। नाउ अगर तुम डॉम मैनिपुलेशन पढ़ रहे हो सो दिस इज ऑटोमेटिकली क्लियर कि तुमको HTML टैग्स और CSS के बारे में पता होगा कि वो कैसे काम करते हैं। बिकॉज विदाउट नोइंग दैट स्टफ डॉम मैनिपुलेशन करना बिल्कुल बेकार है, दैट इज कंप्लीटली वर्थलेस। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम डॉम के साथ करते हैं। बेसिकली हम रीड करते हैं, क्रिएट करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट और अपडेट। यही ऑपरेशन है जो हम डॉम में करते हैं। नाउ लेट्स सी कि रीड ऑपरेशन में हम क्या करते हैं। वेल यहाँ पर मेरे पास कुछ सेट ऑफ मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम HTML एलिमेंट्स को पकड़ के लाते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेथड्स हैं कई सारे हैं और हर मेथड का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि इतने सारे मेथड्स क्यों हैं, तो मैं तुम्हें एक सिनेरियो से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम सब के कई सारे नाम होते हैं। तुम्हें घर में कुछ और बुलाते हैं, स्कूल में कुछ और, दोस्त लोग तुम्हें कुछ और बुलाते हैं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड तुम्हें कुछ और बुलाते हैं। कंसिडर कि तुम एक पार्क में खड़े हो, तुम्हारे नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं। अगर मैं अपना नाम लूँ राहुल, अगर मैं पार्क में खड़े होकर अपना नाम लूँ, कई सारे लोग चले आएंगे।
यहाँ पे जो ये गेट एलिमेंट्स बाय नेम है ये वही करेगा। अगर मैं यहाँ पे राहुल पास करूंगा तो माइट भी 15-20 राहुल आ जाएं। नाउ मैं ये नहीं चाहता, मैं स्पेसिफिक राहुल चाहता हूँ, तो माइट भी मैं टैग नेम यूज कर लूँ। अगर मैं टैग नेम से कॉल करूँ तो हो सकता है कि सेम टैग कलर किसी और राहुल का हो, वो भी आ सकता है। सेम फॉर क्लास नेम, क्लास नेम भी बहुत जेनरिक है। आईडी इज लाइक रोल नंबर, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में होता है रोल नंबर यूनिक होता है। अब अगर कोई मुझे मेरे रोल नंबर से बुलाएगा तो मैं ही जाऊंगा। सेम इज गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये यूनिक होता है। पूरे पेज में हर एलिमेंट की जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। तुम एक पेज में मल्टीपल आईडीज नहीं ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो मेथड्स हैं सबका अलग अलग पर्पज है। फॉर एग्जाम्पल किसी एलिमेंट पे आईडी नहीं लगी है, तुम्हें क्लास से बुलाना है तो क्लास से ले आओ, टैग से बुलाना है टैग से ले आओ, नाम से बुलाना है नाम से ले आओ। अब ये मेन 4 हैं, इसके अलावा तुम अगर सर्च करोगे तो माइट भी 2-3 और मिल जाएं, बट जनरली तुम यही मेथड्स यूज करोगे HTML एलिमेंट्स को पकड़ के लाने के लिए। तुम्हें किसी भी एलिमेंट पे कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो तुम पहले उन्हें पकड़ के लाते हो। ओके, कि भाई मुझे इस एलिमेंट को चेंज करना है तो तुम उसको लेके आओगे, और इन मेथड्स का यूज करके अभी हम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। ये जो 4 मेथड्स हैं ये हमारे लिगेसी मेथड्स हैं। हमारे पास 2 नए मेथड्स हैं, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अब ये जो 2 नए मेथड्स हैं इसमें सिंपली हम CSS सेलेक्टर पास कर सकते हैं। क्वेरी सेलेक्टर सिंपली काम करता है जैसे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम हो गया, टैग नेम हो गया, नेम हो गया और आईडी हो गया, ये सब को कंबाइन कर देता है अपने अंदर। बिकॉज तुम CSS सेलेक्टर्स पास कर सकते हो तो तुम क्लास आईडी सेलेक्टर वगैरह यहाँ पास कर सकते हो। क्वेरी सेलेक्टर ऑल इज जस्ट लाइक क्लास नेम, टैग नेम, एलिमेंट्स नेम। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे कलेक्शन रिटर्न करते हैं और क्वेरी सेलेक्टर ऑल भी एक कलेक्शन रिटर्न करता है। कुछ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है क्वेरी सेलेक्टर ऑल में और इन जेनरिक मेथड्स में, वो हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। इनका एक छोटा सा हम डेमो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपली मेरा ये HTML पेज है। लेट्स सी कि ये ब्राउज़र में कैसे दिखता है। तो ये ब्राउज़र में कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होके दिख रहा है। इसका मैं इंस्पेक्ट पैनल ओपन कर लेता हूँ सो दैट मैं देख सकूँ कि ब्राउज़र इसको कैसे ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये रहा मेरा सिंपली फॉर्म, और फॉर्म के अंदर इनपुट और बटन। अब अगर मैं ये जो बटन है मेरे पास, मैं इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं रेड करना चाहता हूँ। लेट्स डू दैट। सो सिंपली मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग को अटैच कर रखा है और ये है app.js। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ alert1 तो मुझे यहाँ अलर्ट देखने को मिल जाएगा। सो दैट मीन्स कि मेरा जो कोड है वो कनेक्टेड है और वर्किंग फाइन है। नाउ ये जो मेरी बटन है इस पे ना तो कोई क्लास है ना तो कोई आईडी है। तो अब यहाँ पे आइदर आई कैन यूज क्वेरी सेलेक्टर और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो चलो यूज करते हैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। मैं सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ बटन। ओके, एंड लेट्स डू अ कंसोल लॉग। लेट्स सेव दिस कोड एंड लेट्स ओपन कंसोल टू सी कि कंसोल में क्या है। सी यहाँ पर HTML कलेक्शन है, और जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो मुझे मेरी बटन का डेटा देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ सी ये जो इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है ये ब्राउजर ने ट्रांसलेट की है उस ऑब्जेक्ट से जिस ऑब्जेक्ट को किसी लो लेवल लैंग्वेज ने बनाया है। ओके, सो ये ट्रांसलेटेड इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन मुझे ब्राउजर प्रोवाइड कर रहा है। अब ये एक HTML कलेक्शन है, ये एक एरे नहीं है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कोई लूप रन करने की कोशिश करूँ btn.forEach तो मुझे एरर देखने को मिलेगी। ओके, btn.forEach इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि ये एक HTML कलेक्शन है। अगर मुझे इसे एरे में कन्वर्ट करना है तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा array.from btn, ये इसे एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं कोड को सेव करूंगा तो मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना। नाउ मैं कैसे इस बटन का कलर चेंज करूं? वेल, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मुझे एक कलेक्शन रिटर्न करेगा। मुझे इस कलेक्शन के 0 इंडेक्स पे जो है वो मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पूरे पेज में एक ही बटन है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डू btn.style.color इक्वल टू रेड, दैट्स इट। इससे जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो जाएगा। सी मेरे बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो गया। अब अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो btn.style.background color इक्वल टू ब्लू। सी
ब्लू हो गया। जो भी CSS हम लिखते हैं जो डैश से लिखते हैं, जैसे बैकग्राउंड डैश कलर, तो जावास्क्रिप्ट में वो कैमल केसिंग में हो जाती है, ठीक है। अगर तुम्हें स्टाइल चेंज करनी है तो देयर इज अ स्टाइल प्रॉपर्टी जिसका यूज करके तुम कलर को चेंज कर सकते हो। अब अगर ये जो प्रोसेस है इसको मैं तुमको एक्सप्लेन करूं, जब तुम करते हो बटन डॉट स्टाइल डॉट कलर, तो जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं करता, ब्राउजर इस इंस्ट्रक्शन को लेता है, लो लेवल लैंग्वेज को पास ऑन कर देता है, वो लो लेवल लैंग्वेज चेंजेस परफॉर्म करता है। सो दिस इज हाउ यू रीड एलिमेंट्स। नाउ यहाँ पे मैं सिंपली क्वेरी सेलेक्टर भी यूज कर लेता हूँ। क्वेरी सेलेक्टर मैंने सिंपली बटन पास किया है। लेट्स रिमूव दिस एरे, लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश। सी अभी भी ये काम कर रहा है। क्वेरी सेलेक्टर हमको सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न करके देता है जो भी पहला मैच होता है। ओके तो यहाँ पे मुझे कोई एरे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करता तब मुझे यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ती। ओके क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर पहला मैच रिटर्न करता है, जैसे ही पहला एलिमेंट मिलता है वो अपना सर्च स्टॉप कर देता है। सो टू रीड यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स। एक जो सबसे बहुत जरूरी चीज तुमको पता होनी चाहिए, क्वेरी सेलेक्टर ऑल और जो लिगेसी मेथड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। वेल ये जो क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड है ये तुमको एक कैश्ड कॉपी रिटर्न करके देता है, जो लाइव डॉम होता है वो नहीं रिटर्न करके देता। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, ठीक है। बटन्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, यहाँ पे मैं सिंपली बटन पास कर देता हूँ। एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट बटन्स टू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल बटन, ठीक है। हम सेम काम कर रहे हैं, सारे बटन एलिमेंट्स को गेट कर रहे हैं। नाउ एक बटन एलिमेंट को चलो हम अब क्रिएट करते हैं टू सी द डिफरेंस। लेट्स क्रिएट अ बटन एलिमेंट कॉन्स्ट btn। कोई भी HTML एलिमेंट को बनाने के लिए वी हैव टू यूज दिस मेथड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और सिंपली उस टैग का नाम, जो भी टैग का एलिमेंट तुम क्रिएट करना चाहते हो, एलिमेंट बन गया, उसकी क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो, वेल सब कुछ तुम्हें बस पता होना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑपरेशन करना है। अगर तुमको नहीं पता, वेल किसी को नहीं पता होता फर्स्ट टाइम में। फॉर एग्जांपल मैंने बटन बना ली, अब मुझे इसका टेक्स्ट बदलना है, सिंपली डू अ गूगल हाउ टू चेंज बटन टेक्स्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। 3-4 बार सेम काम करो, फिर तुम्हें याद हो जाएगा। btn डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक मी, एंड टू एड इट, वेल वी हैव फ्यू मेथड्स जो डिटेल में हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड बटन, लेट्स सी क्लिक मी मुझे यहाँ देखने को मिल गया है here। नाउ लेट्स लॉग फ्यू थिंग्स, console.log btns dot length and console.log btns 2 dot length। let's save it, let's do a refresh, let's go to console। सी यहाँ पर मुझे 2-1 देखने को मिला। जो मेरा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है ये लाइव कलेक्शन को पॉइंट करता है। तुमने एक क्वेरी लगाई, उस क्वेरी का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद तुमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, तो जो लिगेसी मेथड्स है ना वो सारे लाइव डॉम को पॉइंट करते हैं, बट जो क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड होता है वो कैश्ड वर्जन को पॉइंट करता है। तुमने एक बार क्वेरी लगा दी, जो डेटा आ गया वो वही डेटा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बटन्स 2 में बस एक ही बटन है, बट BTNS में हमारे पास 2 बटन्स हैं। नाउ हाउ कैन यू क्रिएट एलिमेंट। वेल तुम्हें कोई भी HTML एलिमेंट क्रिएट करना है, यू विल ओनली यूज दिस क्रिएट एलिमेंट। इसका यूज करके तुम HTML के सारे टैग्स क्रिएट कर सकते हो। सिंपली जो भी टैग तुम्हें क्रिएट करना है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दो और वो तुम्हें वो एलिमेंट बना के भेज देगा। लेट्स क्रिएट फ्यू एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने बटन बनाई है, लेट्स क्रिएट अ पैराग्राफ टैग document dot create element p, let's create a span document dot create element span, let's create a div const div document dot create element div, let's console them btn p span and div, let's save this। see button p span div अभी ये किसी काम के नहीं है, दिस इज जस्ट स्केलेटन, मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया है। नाउ लेट्स सी कि कैसे हम इनको अपने UI पे ऐड करें। वेल ऐड करने के लिए भी हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिक मेथड हैं और वो बहुत ही कम है, ठीक है। 4 से 6 हैं। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज देम। अगर तुम्हें जो भी एलिमेंट तुमने क्रिएट किया है उसको UI पर ऐड करना है, अपने डॉम का पार्ट बनाना है, तो आइदर यू कैन यूज अपेंड
append child, prepend child, जिस तरह के इनके नाम है वैसे ही इनके काम है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली दो कैटेगरी है। अगर तुम्हें किसी डॉम एलिमेंट के अंदर कुछ ऐड करना है तो यू विल यूज अपेंड प्रिपेंड। अगर बाहर ऐड करना है तो बिफोर आफ्टर। अपेंड और प्रिपेंड सेम काम करते हैं, अपेंड चाइल्ड और प्रिपेंड चाइल्ड सेम काम करते हैं। छोटा सा माइनर डिफरेंस है जो मैं तुमको अभी बता देता हूँ सो दैट ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने HTML में। यहाँ पर मेरे पास फॉर्म टैग है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसका टाइटल लूँ, लाइक मिस्टर, डॉक्टर या क्या, तो मैं यहाँ पे इसका टाइटल भी लेना चाहता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे एक इनपुट फील्ड और ऐड करना चाहता हूँ, बट ये काम मैं जावास्क्रिप्ट से करूँगा। लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले तो मुझे अपने फॉर्म एलिमेंट को ग्रैब करके लाना पड़ेगा। const form इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फॉर्म। मेरे पास मेरा फॉर्म आ चुका है। लेट्स क्रिएट इनपुट एलिमेंट। इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इनपुट बन गया। अब अगर मैं कुछ भी प्लेस होल्डर या कुछ भी सेट करना चाहता हूँ तो आई कैन डू दैट। सबसे पहले हम टाइप सेट कर लेते हैं और उसके बाद प्लेस होल्डर। इनपुट डॉट प्लेस होल्डर, एंटर योर टाइटल। अगर ऐसा करके मैं ब्राउजर में जाऊंगा तो मुझे कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बस क्रिएट किया है, डॉम में ऐड नहीं किया है। अब मैं चाहता हूँ ये फॉर्म में पहला एलिमेंट ऐड हो। अगर मैं एलिमेंट्स पैनल में जाता हूँ, फॉर्म को एक्सपैंड करता हूँ, तो अभी जो पहला एलिमेंट है वो है एफ नेम। मैं यहाँ पे टाइटल को ऐड करना चाहता हूँ, तो आई विल डू फॉर्म डॉट प्रिपेंड। लेट्स डू दैट, लेट्स सेव, लेट्स डू अ रिफ्रेश। सी, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो है मेरा इनपुट। अब अगर मैं इस इनपुट को लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ तो आई विल डू अपेंड। ओके, ये मेरे फॉर्म टैग के लास्ट में चला गया। अब ये इनसाइड ऐड हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये फॉर्म के बाहर ऐड हो, अगर फॉर्म के ऊपर चाहता हूं तो आई विल डू बिफोर। सी, फॉर्म के ऊपर ऐड हो गया ये। अब अगर मैं नीचे चाहता हूं तो आफ्टर। सी, ठीक है। तो इतने ही सिंपल है ये मेथड, अपेंड प्रिपेंड आफ्टर बिफोर। अगर इनसाइड ऐड करना है तो अपेंड प्रिपेंड, बाहर ऐड करना है तो बिफोर आफ्टर। एक हम अपेंड चाइल्ड और अपेंड में डिफरेंस देख लेते हैं। वेल, जो अपेंड मेथड है वो स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकता है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को। और जो अपेंड चाइल्ड है उसमें तुम बस एक HTML एलिमेंट ही पास कर सकते हो। और ये सेम डिफरेंस होता है प्रिपेंड और प्रिपेंड चाइल्ड में। तो मैं अपेंडिक्स से बता देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर फॉर्म डॉट अपेंड हेलो देयर, ये दो स्ट्रिंग है, इनको मैं सिंपली UI पर ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स डू अ रिफ्रेश। हेलो देयर, लेट्स सी कहाँ ऐड हुई है, ये लास्ट में ऐड हुई है। सी, एक मैं मल्टीपल और ऐड करता हूँ, यहाँ पे 3 ऐड करके देखते हैं। तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स में ऐड कर पा रहा हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अपेंड चाइल्ड तो ये नहीं ऐड होगा। सी, तो अपेंड चाइल्ड में तुम एक HTML एलिमेंट ही पास ऑन कर सकते हो। अपेंड में यू कैन पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स प्लस टैग्स ऑल्सो। यहाँ पे अगर मैं इनपुट पास करता हूँ तो इनपुट टैग भी ऐड हो जाएगा और मेरी स्ट्रिंग भी ऐड हो जाएगी। सी, हेलो एंड मेरा इनपुट फील्ड। और मैं इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, पहले टैग और फिर स्ट्रिंग। ठीक है, और इसका एक एज केस भी है। मैं स्ट्रिंग और टैग का कॉम्बिनेशन तो बना सकता हूँ, टैग का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 2 टैग ऐड हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा, ये एक ही टैग ऐड करेगा। तो जनरली मैं अपेंड ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डाइवर्स है। स्ट्रिंग भी मुझे ऐड करने को देता है, बट अगर तुमको सिर्फ टैग्स ऐड करने हैं तो यू कैन यूज़ अपेंड चाइल्ड। तो HTML एलिमेंट को क्रिएट करके ब्राउज़र तक ले जाने में तुम्हें 3 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम, तुम्हें उस एलिमेंट को पकड़ के लाना पड़ता है जिसके आसपास तुम ऐड करना चाहते हो। सेकंड काम, तुमको क्रिएट करना पड़ता है कि क्या ऐड करना चाहते हो। थर्ड काम, उसको ऐड करना पड़ता है। तो जब भी तुम डॉम मैनिपुलेशन करते हो तुम्हें ये 3 काम करने पड़ते हैं, फेच करके लाओ, क्रिएट करो और ऐड करो। लेट्स सी और हमारे पास क्या चीज़ें हैं। हमारे पास टेक्स्ट को गेट करने के लिए भी 2 मेथड हैं, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट। ये हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो सिंपली मेरे पास एक बटन टैग था, तो मैं उस बटन को गेट करके लाता हूँ।
कॉन्स्ट btn डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब ये क्लास सेलेक्टर मैंने पास किया है, मुझे यहाँ बटन पास करना है। लेट्स डू अलर्ट btn डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट। सी सेव, बटन का जो कंटेंट है वो है सेव। जैसे रिफ्रेश करूँगा मुझे यहाँ अलर्ट में सेव दिख रहा है। लेट्स डू ओके एंड लेट्स डू इनर टेक्स्ट सेव। अब ये दोनों मुझे सेम ही चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, और एक परफॉर्मेंस बेनिफिट भी तुमको मिलता है कि तुम कौन सा चूज़ करते हो। हम पहले डिफरेंस समझ लेते हैं और फिर मैं परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशन बता दूंगा। तो जो इनर टेक्स्ट है वो हमको बस विजिबल टेक्स्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी ये बटन है जहाँ पे ये सेव टेक्स्ट मैंने लिखा है, यहाँ पे सिंपली मैं एक स्पैन क्रिएट करता हूँ और इस स्पैन में मैं एक रैंडम सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। और इस स्पैन को मैं हिडन कर देता हूँ, डिस्प्ले नन। सी, अब मुझे अलर्ट में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, ओके। नाउ लेट्स चेंज दिस इनर टेक्स्ट टू टेक्स्ट कंटेंट। सी, अब मुझे मेरा टेक्स्ट कंटेंट देखने को मिल रहा है। इस अलर्ट में एक एडिशनल स्पेस भी है। लेट मी, इंस्टेड ऑफ दिस अलर्ट, लेट्स ऐड console.log। लेट्स सेव इट, लेट्स गो टू console। सी, यहाँ पर मुझे ये एक्स्ट्रा स्पेस भी देखने को मिल रहा है। दिस इज़ ड्यू टू दी इंडेंटेशन, ये जो स्पेस है, ओके, बटन टैग के बाद। तो मेरा जो टेक्स्ट कंटेंट है ये मुझे सारा टेक्स्ट देता है, भले ही वो दिख रहा है या हिडन है। और इनर टेक्स्ट मुझे बस विजिबल टेक्स्ट देता है। एक ये फंडामेंटल डिफरेंस है। और एक डिफरेंस जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, इनर टेक्स्ट मुझे विजिबल टेक्स्ट देता है। इसका मतलब है जब भी तुम इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हो, ब्राउज़र एक रीफ्लो ट्रिगर करता है। तुम्हें ये टर्म्स बहुत सुनने को मिलेंगे, रीफ्लो और रीपेंट। रीफ्लो का मतलब है लेआउट का रिकैलकुलेशन, मैं लिख भी देता हूँ, लेआउट का रिकैलकुलेशन। और रीपेंट का मतलब है CSS को रीअप्लाई करना, CSS को री अप्लाई करना, ठीक है। ब्राउज़र ये दोनों काम अपने हिसाब से करते हैं, बट अगर तुम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कुछ ऑपरेशंस को रैंडम ऑर्डर में करोगे तो ब्राउज़र ये दोनों चीज़ें फोर्सफुली करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे बटन का जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू हेलो, और इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं, स्टाइल डॉट कलर रेड। लेट्स सेव इट, लेट्स सी। देखो यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज हो गया और मैंने टेक्स्ट कंटेंट भी चेंज कर दिया। और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट कंटेंट की जगह मैं इनर टेक्स्ट कर देता हूँ। लेट्स कमेंट दिस कोड, लेट्स सेव इट, ब्राउज़र में चलते हैं। सेम ही इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है। अब हमें लगेगा कि दोनों सेम काम करते हैं। जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये कि जो इनर टेक्स्ट है वो विजिबल टेक्स्ट से डील करता है। तो इस केस में क्या होगा, जब मैं इनर टेक्स्ट यूज़ करूँगा, ब्राउज़र फोर्सफुली रिफ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इनर टेक्स्ट विजिबल टेक्स्ट से डील करता है। ब्राउज़र को लगेगा कि उसको लेआउट को रिकैलकुलेट करना चाहिए। माइट बी रिकैलकुलेशन फ्यूचर में शेड्यूल हो आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स, बट तुमने फोर्सफुली ब्राउज़र को बोला नहीं, इनर टेक्स्ट मैंने यूज़ किया है, अब भी रीफ्लो को ट्रिगर करो। तो ब्राउज़र लाइन नंबर 6 के बाद सिंक्रोनसली रीफ्लो ट्रिगर करेगा। बट जब तुम टेक्स्ट कंटेंट यूज़ करते हो तो ब्राउज़र क्या सोचेगा? ब्राउज़र सोचेगा कि भाई यहाँ पर जो टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो रहा है दैट इज़ नॉट डीलिंग विथ विजुअल UI, तो मैं रीफ्लो को अपने हिसाब से ट्रिगर करूँगा। तो जो लाइन नंबर 3 है दैट इज़ मोर परफॉर्मेंट देन लाइन नंबर 6, ओके। सो अगर तुम्हें डिसीजन लेना हो कि कौन सा यूज़ करना है तो आई विल प्रेफर टेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि जब तुम टेक्स्ट कंटेंट यूज़ करते हो तो ब्राउज़र अपने हिसाब से रीफ्लो को ट्रिगर करता है, बट जब तुम इनर टेक्स्ट यूज़ करते हो तो सिंक्रोनसली उसको रीफ्लो ट्रिगर करना ही पड़ता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट कंटेंट एंड इनर टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है डेटा एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स।
जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे जनरली हर HTML एलिमेंट पे होते हैं। एट्रीब्यूट बिहेवियर ट्रिगर करते हैं, लाइक बटन को डिसेबल करना है कि नहीं करना, अगर मेरे पास कोई इमेज है तो उस पर कौन सा URL मुझे दिखाना है, ये सारी चीज़ें हम एट्रीब्यूट्स से कंट्रोल करते हैं। कुछ प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स एज अ डेवलपर हम अपने आप से भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल पहले कुछ प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस बटन को डिसेबल करना है तो आई कैन डू दिस बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट डिसेबल्ड ट्रू। ऐसा करके जब मैं ब्राउजर में जाऊंगा तो मेरी जो बटन है वो मुझे यहाँ पे डिसेबल दिख रही है। अब यहाँ पर मुझे बटन दिख ही नहीं रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जो टेक्स्ट लिखा है उसको मैंने हटा रखा है। सी, मेरी बटन डिसेबल हो चुकी है। अब मैं अगर अपनी कुछ कस्टम इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि ये बटन डिसेबल क्यों हुई है, या कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन जो एज अ डेवलपर मैं चाहता हूँ कि इस बटन से अटैच्ड हो, तो वो मैं ईजिली कर सकता हूँ यूजिंग डेटा एट्रीब्यूट्स। बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट डेटा डॉट वेरिएंट, और यहाँ पे मैं अपनी कोई भी कस्टम वैल्यू पास कर सकता हूँ, डिसेबल डैश BTN। लेट्स सेव इट। अभी इस डेटा एट्रीब्यूट को देखने के लिए मुझे सिंपली इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। सी, डेटा डैश वेरिएंट डिसेबल बटन। अब ये जो डेटा एट्रीब्यूट्स हैं, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग जो एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर तुमको पता होनी चाहिए और यू कैन यूज इट। सो डेटा एट्रीब्यूट्स का यूज करके तुम एक तो कस्टम इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज भी कर सकते हो। कैसे? वेल सी, अभी अगर मुझे डिसेबल्ड बटन का बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ चेंज करना है तो आई कैन सिंपली टारगेट बटन यूजिंग दिस एट्रीब्यूट बटन जिसपे डेटा वेरिएंट लगा हो, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रीन। सी, ग्रीन हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ डिसेबल्ड हो तो डिसेबल्ड। अभी ग्रीन कलर हट गया। क्यों? क्योंकि बटन में डेटा वेरिएंट की जो वैल्यू है वो है डिसेबल्ड डैश बटन। सी, तो यूजिंग डेटा एट्रीब्यूट्स यू कैन कंट्रोल CSS ऑल्सो, और एट्रीब्यूट्स का यूज करके यू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ योर HTML एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज क्लास लिस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हर HTML एलिमेंट पे हम क्लास अटैच करके रखते हैं। मैं सिंपली अपने इस बटन पे क्लास ऐड कर देता हूँ, इन्फो एंड इन्फो डिसेबल्ड। मैंने 2 क्लास ऐड कर दी है। लेट्स गो टू आवर जावास्क्रिप्ट फाइल, लेट्स रिमूव दिस कोड एंड यहाँ पे हम कंसोल करते हैं btn डॉट क्लास नेम। लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मुझे जो मेरी बटन पे क्लास है वो एज अ स्ट्रिंग देखने को मिल रही है, बट अगर मैं इसे एज अ एरे चाहता हूँ तो वी कैन यूज क्लास लिस्ट। ठीक है, अब मुझे एक कलेक्शन मिल रहा है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। नाउ जनरली क्लास लिस्ट इज़ अ प्रिफर्ड वे, क्योंकि क्लास लिस्ट का यूज़ करके तुम क्लासेस को ऐड, रिमूव और टॉगल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई क्लास ऐड करना, तो आई विल सिंपली कॉल ऐड मेथड, और जो भी क्लास मुझे ऐड करनी है सिंपली वो मैं पास करूँगा और वो क्लास मुझे यहाँ दिख जाएगी। सी, जो मैंने रैंडम सी क्लास पास की है। और टू रिमूव आई कैन सिंपली यूज़ रिमूव वर्ड। अभी यहाँ पे इन्फो क्लास है, लेट्स रिमूव दैट इन्फो। इन्फो हट गई, बस इन्फो डिसेबल्ड है। एक और मेथड है दैट इज टॉगल, अगर है तो हटा दो और अगर नहीं है तो ऐड कर दो। सो फॉर एग्जांपल इन्फो मैंने पास किया तो इन्फो पहले से ही थी तो यहाँ से हट गई। अगर मैं इन्फो 1 कर दूँ तो इन्फो 1 यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि इन्फो 1 थी नहीं, अब यहाँ पे आ चुकी है। ओके, सो क्लास लिस्ट यू कैन एक्सप्लोर, दिस इज मोस्ट पावरफुल थिंग। एक और ऑपरेशन है जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज CSS टेक्स्ट। सी, अभी तक जो मैं स्टाइल चेंजेस कर रहा था मैं एक एक करके कर रहा था। फॉर एग्जांपल btn डॉट स्टाइल डॉट हाइट इक्वल टू 20 px एंड btn डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल टू 100 px। लेट्स सेव दिस। ब्राउजर को मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे बटन की हाइट और विड्थ में कोई चेंज नहीं आया। लेट्स इंक्रीज द हाइट टू सी द विजुअल डिफरेंस। यहाँ पे जो बटन है उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। अब इस अप्रोच के साथ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने हाइट चेंज की और विड्थ चेंज की, बट जब मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे हाइट और विड्थ एक साथ देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले हाइट बढ़ रही है फिर विड्थ
फिर विड्थ बढ़ रही है। ब्राउज़र बहुत ही स्मार्ट होते हैं, अगर तुम मल्टीपल ऑपरेशन को 1 बाय 1 करते हो तो उनको बैच कर देते हैं और हमें एक बार में अपडेट देखने को मिलता है। बट जब हम एक एक करके ऑपरेशन करते हैं तो ब्राउज़र हर ऑपरेशन के लिए रीफ्लो और रीपेंट को ट्रिगर करता है। तो जो लाइन नंबर 3 है ये एक रीफ्लो ट्रिगर करेगी, लाइन नंबर 4 भी रीफ्लो ट्रिगर करेगी। यहाँ पे हमने 2 रीफ्लो ट्रिगर किए हैं, इनको मैं कंबाइन कर सकता हूँ इनटू वन। आई कैन डू दिस btn.tile.css text equal to height 80 pixel width 100 pixel and let's comment this out. सी, अब जब तुम ये वाला तरीका यूज करोगे तो जो भी एग्जिस्टिंग इनलाइन स्टाइल होगी वो हट जाएगी। तो तुम यहाँ पे इसे अपेंड कर सकते हो, सिंपली प्लस इक्वल टू कर दो। ये सिंपली शॉर्ट फॉर्म है ऑफ डूइंग दिस। ओके, सो ये तरीका भी तुम यूज कर सकते हो जब तुमको मल्टीपल इनलाइन स्टाइल्स ऐड करनी हो। एक और ऑपरेशन है जो हम बहुत करते हैं, दैट इज एडिंग इवेंट लिसनर। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इस बटन के क्लिक पे एक अलर्ट शो करना चाहता हूँ, तो सिंपली बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, उसके बाद उस लिसनर का नाम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तुम इवेंट लिसनर को वाया HTML ऐड करते हो तो तुम्हें ऑन वर्ड को ऐड करना पड़ता है, बट इन द जावास्क्रिप्ट यू डोंट हैव टू ऐड दैट ऑन वर्ड। सिंपली इवेंट का नाम लिख दो और वो कॉल बैक फंक्शन जो तुम अटैच करना चाहते हो, एंड दैट्स इट। लेट मी चेंज दिस कंसोल टू अलर्ट। लेट्स सेव दिस, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स क्लिक, सी अलर्ट आ रहा है मेरे पास। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड इवेंट्स। इवेंट्स तुम किसी भी HTML एलिमेंट पे, डॉक्यूमेंट पे, विंडो पे, कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि यू हैव टू कॉल ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट का नाम पास करना है और एक कॉल बैक फंक्शन। और अगर तुम मैन्युअली इवेंट को ऐड कर रहे हो, जब भी तुम इस बटन एलिमेंट को डॉम से रिमूव करोगे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उस इवेंट को रिमूव भी करो। यू हैव टू कॉल बटन डॉट रिमूव इवेंट लिसनर। ओके, और इस केस में एक फंडामेंटल मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे 2 फंक्शन पास किए हैं, दोनों का रेफरेंस अलग है। जब भी तुम इवेंट लिसनर पे कॉल बैक फंक्शन अटैच करो, मेक श्योर कर लो कि वो एक नेम्ड फंक्शन हो, एनोनिमस फंक्शन ना हो, क्योंकि फिर तुम जब तुम रिमूव करोगे तो रेफरेंस होगा नहीं। तो लेट मी क्रिएट अ फंक्शन और इसमें मैं सिंपली अलर्ट को शो करता हूँ और अभी इस टेस्ट फंक्शन को यूज़ करूँगा। लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश। अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने रिमूव भी कर दिया है। लेट्स कमेंट इट आउट, लेट्स क्लिक। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड इवेंट लिसनर्स। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम करते हैं वो है डिलीट और अपडेट। डिलीट करने के लिए थिंग्स आर वेरी सिंपल। यू सिंपली हैव टू कॉल रिमूव मेथड जिसको तुम रिमूव करना चाहते हो। सो फॉर एग्जांपल हमारे केस में है बटन। अगर मुझे इस बटन को डॉम से रिमूव करना है तो आई विल डू दिस btn डॉट रिमूव, दैट्स इट, और ये डॉम से हट जाएगी। सी, हट गई। अगर इसको मैं कमेंट कर दूं तो इट्स देयर इन द डॉम। ओके, रिमूव करने के लिए सिंपली कॉल रिमूव जिस भी एलिमेंट को तुमको रिमूव करना है। एंड अपडेट ये तुमको मैंने बता ही दिया है। यू सिंपली हैव टू एक्सेस दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो तुमको चेंज करनी है और सिंपली नई वैल्यू असाइन कर दो। सो क्विकली हम एलिमेंट और नोड में डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। कई बार तुमको एलिमेंट सुनने को मिलेगा, कई बार तुमको नोड सुनने को मिलेगा। तो एक्चुअल में ये है क्या? तो अगर मैं तुम्हें अपने लैंग्वेज में सबसे सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो जितने भी तुम्हें HTML टैग्स दिखते हैं ना अपनी HTML में, फॉर्म, इनपुट, बटन, स्पैन, ये सब HTML एलिमेंट है। एक नोड कुछ भी हो सकती है, एक टेक्स्ट नोड हो सकती है, कमेंट नोड हो सकती है, डॉक टाइप वाली नोड हो सकती है। नोड कैन बी एनीथिंग, बट जो एलिमेंट है वो हमेशा एक HTML टैग होगा। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं सिंपली बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको ग्रैब करते हैं, कंसोल में देखते हैं कि वो कैसे दिखते हैं और एलिमेंट और नोड में डिफरेंस देखते हैं। तो मैं चलता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में। लेट्स रिमूव एवरीथिंग, लेट्स रिमूव दिस। यहाँ पे मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, बॉडी एंड document dot query selector body, and let's do console dot log body dot child nodes. Let's save it. See, text, form,
टेक्स्ट, टेम्पलेट, टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, टेक्स्ट, कॉमेंट, टेक्स्ट। बट अगर मैं तुमको अपना HTML दिखाऊं तो बॉडी के अंदर क्या है? फॉर्म है, एक टेम्पलेट है, स्क्रिप्ट है। आइडियली तो 3 चीज़ें होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो 10 चीज़ें हैं। सो मैंने तुमको स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो न्यू लाइन है ये भी एक टेक्स्ट नोड है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जा रहा है कि भाई जो एम्प्टी स्पेसेस है ब्राउज़र उनको एक नोड की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, इसीलिए जब मैंने चाइल्ड नोड्स किया तो तुमको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट अगर यहाँ पे मैं करता हूँ चिल्ड्रन, तो सी फॉर्म, टेम्पलेट, स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट। चिल्ड्रन हमें एलिमेंट्स देते हैं, टैग एलिमेंट्स। चाइल्ड नोड मुझे नोट्स देती है। नोट्स कैन बी एनीथिंग। एक समरी भी मैंने प्रिपेयर की है जिससे डिफरेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नोड इज अ जेनरिक टर्म फॉर एनी आइटम इन द DOM. द DOM represent an HTML document as a tree of nodes. Node can represent elements, text node, comment node, document node, and document fragment nodes. Okay, an element is a specific type of node that represents an HTML element. Elements are the building blocks of HTML structure and include both opening tag attributes and child content or nodes. Elements की कुछ characteristics है, defined by tags, contain attributes, contain child nodes. अब जो नोड नॉर्मल नोड होती है उसमें एट्रीब्यूट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट एक प्रॉपर HTML एलिमेंट होता है और नोड कैन बी एनीथिंग। ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो तुम्हें और हेल्प करेंगी समझने के लिए। नोड एक जेनरिक टर्म है, एलिमेंट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नोड है। नोड के कई टाइप हो सकते हैं, एलिमेंट का बस एक ही टाइप है, एलिमेंट नोड। नोड में एट्रीब्यूट हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट एलिमेंट में होते ही होते हैं। ये कुछ नोड के टाइप हैं। 1 मतलब एलिमेंट नोड, 3 मतलब टेक्स्ट नोड, 8 मतलब कमेंट नोड, 9 मतलब डॉक्यूमेंट नोड, 11 मतलब डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट नोड। कैसे चेक कर सकते हो? नोड टाइप से तुमको नोड का टाइप पता चल जाएगा। अगर तुमको चेक करना है कोई भी एलिमेंट है या नहीं, तो सिंपली इंस्टेंस ऑफ HTML एलिमेंट। लेट्स डू दैट, जिससे कि ये डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ बॉडी डॉट नोड टाइप, तो यू विल सी 1 एलिमेंट का टाइप है। और अगर मैं चेक करना चाहूँ ये एलिमेंट है कि नहीं, बॉडी डॉट इंस्टेंस ऑफ HTML बॉडी एलिमेंट, सी ट्रू। HTML बॉडी एलिमेंट की जगह मैं HTML एलिमेंट भी कर सकता हूँ नॉर्मली, सी ट्रू। ओके, सो इंस्टेंस ऑफ सिंपली तुम्हें चेक करके बताता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का इंस्टेंस है कि नहीं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है? रिलेशनशिप कैसे काम करती है। जो भी तुम HTML डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, हर एलिमेंट का रिलेशन सेट किया जाता है। कैसे? हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रिलेशन है, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड्स, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग। तुम्हारा जो HTML स्ट्रक्चर है वो एक ट्री फॉर्म में बनता है और उस ट्री की जो भी नोड है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। अगर तुम्हें तुम्हारी ट्री में कहीं पर भी कोई भी रैंडम नोड मिल जाती है तो तुम उस रैंडम नोड का यूज़ करके तुम पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हो, क्योंकि हर नोड कनेक्टेड होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? सिंपली मैं इस HTML कोड को कॉपी करता हूँ और हमारा जो HTML है वहाँ पर जाके सारा HTML कंटेंट हम रिप्लेस कर देते हैं हमारे इस नए कंटेंट से। एंड लेट्स क्लोज दिस div टैग बिकॉज ये क्लोज नहीं है। ब्राउजर में जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा रैंडम सा दिख रहा है। नाउ मेरा ये जो मिडिल P वाला पैराग्राफ टैग है, लेट्स ग्रैब इट। JS में चलते हैं, कॉन्स्ट मिडिल P इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मिडिल P, ठीक है? कंसोल भी कर लेते हैं, मिडिल P, ठीक है? सी मेरा जो मिडिल P है वो आ गया। अब मुझे इस मिडिल P का नेक्स्ट सिबलिंग कौन है तो वो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ? वेल, वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड नेक्स्ट सिबलिंग जो मुझे बताएगी कि इसके नेक्स्ट में क्या है। अगर मैं जाऊं अपने HTML कोड में तो मिडिल के नेक्स्ट में क्या है? P, बट यहाँ पर मुझे टेक्स्ट मिल रहा है। अब ये टेक्स्ट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि एक न्यू लाइन का ब्रेक है। अब अगर यहाँ पे मैं करता हूँ जावास्क्रिप्ट में नेक्स्ट सिबलिंग डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, तो मुझे क्या मिलता है? तब मुझे P मिलता है, क्योंकि सी जब मैंने नेक्स्ट सिबलिंग किया तो मिडिल P का नेक्स्ट सिबलिंग है टेक्स्ट नोड और टेक्स्ट नोड का नेक्स्ट सिबलिंग है P। सिमिलरली प्रीवियस सिबलिंग में कर सकता हूँ। अभी मिडिल P का जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो है टेक्स्ट। अभी अगर मैं
मिडिल पी डॉट नेक्स्ट सिबलिंग डॉट प्रीवियस सिबलिंग करूँ तो सी मुझे क्या मिलता है, मिडिल पी, क्योंकि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट नोड को गेट किया और उसका प्रीवियस सिबलिंग फाइंड आउट किया, वो मिडिल पी ही है। ओके, सो दिस इज हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। और तुम फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट चीज़ है जो तुमको ध्यान देनी है वो है पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट, कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं। अगर मैं मिडिल पी में करता हूँ पेरेंट नोड तो मुझे डिव आईडी बॉक्स देखने को मिलता है, और अगर मैं करता हूँ पेरेंट एलिमेंट तब भी मुझे div id बॉक्स देखने को मिलता है। लेट्स एक्सपैंड इट। सी, parent node returns the direct parent of a node irrespective of the node type, चाहे वो text node हो, comment हो या फिर एक element हो, उस पे parent node काम करेगा, but parent element उसी node पे काम करेगा जो एक valid element होगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली एक फ्रैगमेंट बनाया है और मैंने एक कॉमेंट क्रिएट किया, फ्रैगमेंट में मैंने कॉमेंट को ऐड कर दिया। जब मैं कमेंट का पेरेंट नोड निकालूंगा तो मुझे डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट मिलेगा, बट पेरेंट एलिमेंट नल मिलेगा, क्योंकि पेरेंट एलिमेंट एक एलिमेंट पे ही काम करता है। उसका दूसरा एग्जांपल, सिंपली मैंने एक कमेंट क्रिएट किया, उस कमेंट को अपने डॉक्यूमेंट पे अपेंड कर दिया, और अगर फिर मैं कमेंट का पेरेंट नोड निकालूंगा तो मुझे डॉक्यूमेंट मिलेगा, बट पेरेंट एलिमेंट निकालूंगा तो नल मिलेगा, क्योंकि पेरेंट एलिमेंट बस एलिमेंट पे काम करता है। और चाइल्ड नोड्स तो हमने देख ही लिया कि चाइल्ड नोड्स सारे नोड दे देता है और चिल्ड्रन बस एलिमेंट देता है। तो दीज आर द रिलेशनशिप जिसका यूज़ करके तुम कोई भी डॉम ट्री को ईजिली ट्रैवर्स कर सकते हो। नाउ लेट्स सी फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल हेल्प अस टू डू आवर जॉब इन लेस टाइम। आई बेसिकली हैव 8 टिप्स एंड ट्रिक्स टू शेयर विथ यू गाइज। जो पहली चीज़ है वो है टू गेट द रिजल्ट ऑफ लास्ट एक्सप्रेशन। लेट्स सी इसका क्या मतलब है। यहाँ पे मैंने अपना कंसोल पैनल ओपन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 + 5 सो दैट इज़ 10। अब अगर मुझे इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट को यूज़ करना है इन अनदर एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 + 10 करना चाहता हूँ। अब जो रिजल्ट आ रहा है मुझे उसको रेफ़र करना है। समटाइम्स इट माइट बी अ ऑब्जेक्ट, इट माइट बी अ एरे, तो वो हम ईजिली कर सकते हैं बाय यूजिंग $&. सी, मुझे यहाँ 20 देखने को मिला। नाउ आई कैन यूज इट इन अनदर एक्सप्रेशन। सी, तो इसका यूज़ करके तुम सिंपली जो भी लास्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट है उसको तुम ईजिली एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज गेट रिसेंटली सेलेक्टेड एलिमेंट डॉम इन कंसोल। ये बहुत ही यूज़फुल है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना इंस्पेक्ट पैनल एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो मिडिल पी वाला पैराग्राफ है इसको मैं कंसोल में देखूं। तो अब अगर मैं कंसोल में देखना चाहता हूं तो मुझे कंसोल में जाके मुझे सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर MIDL। ओके, दिस इज अ क्लास, सो डॉट। अब इसका एक शॉर्टकट भी है। सी, जब भी मैं किसी भी टैग को एलिमेंट्स पैनल पे सेलेक्ट करता हूँ तो यू गाइज मस्ट बी सीइंग अ $0। सी, $0, किसी भी टैग को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये $0 देखने को मिलता है उस टैग के बगल में। एंड गेस व्हाट, इस $0 का यूज़ करके मैं करेंटली सेलेक्टेड एलिमेंट को कंसोल पैनल में ग्रैब कर सकता हूँ। सी, पी, अगर मैं एलिमेंट्स पे जाऊँ तो मैंने सो दैट आई कैन मेक वन को सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं डिव को सेलेक्ट करूँ तो लेट्स सी, अब मुझे डिव मिल रहा है। अभी अगर मैं बॉडी को सेलेक्ट करूँ तो अभी मुझे बॉडी मिल रहा है। नाउ व्हाट इफ मैं प्रीवियस सिलेक्शन को भी एक्सेस करना चाहता हूँ, तो तुम अपने पिछले 5 सिलेक्शन को एक्सेस कर सकते हो। सिंपली डू $1 उसी ऑर्डर में, $2, $3, $4 तक काम करेगा बिकॉज 0 से स्टार्ट हुआ है। 4 अगर मैं 5 करूँ तो एरर। ओके, सो तुम पिछले 5 सेलेक्टेड टैग्स को गेट कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, क्वेरी सेलेक्टर शॉर्टकट। सो मैंने अपने पी टैग को ग्रैब करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिखा था,
बट इसका एक शॉर्टकट है, यू कैन सिंपली टाइप डॉलर हेयर एंड दैट्स इट। ये सेम काम करता है क्वेरी सेलेक्टर जैसे। ओके, इट्स अ शॉर्टकट फॉर क्वेरी सेलेक्टर इन दी कंसोल पैनल। व्हाट इफ मैं सारे एलिमेंट को गेट करना चाहता हूँ, सारे पी टैग, लेट्स पास पी हेयर। अभी तो मुझे एक मिला, वेल सिंपली ऐड अनदर डॉलर, दिस मीन्स क्वेरी सेलेक्टर ऑल। नेक्स्ट इज गेट ऑल इवेंट लिसनर अटैच टू अ एलिमेंट। वॉट इफ मेरे पास कोई एलिमेंट होता जो क्लिकेबल होता और मैं बस चेक करना चाहता हूँ इस पर कोई इवेंट अटैच्ड है कि नहीं, तो उसके लिए सिंपली हम HTML पे चलते हैं, एक बटन टैग क्रिएट करते हैं, बटन क्लिक मी। नाउ आई वांट टू चेक कि इस बटन पे कोई क्लिक लिसनर है कि नहीं, तो लेट्स गो टू एलिमेंट्स पैनल, सेलेक्ट दिस बटन $0 एंड गेट इवेंट लिसनर्स एंड सिंपली $0। कोई भी इवेंट अटैच नहीं है, लेट्स ऐड वन ऑन क्लिक। अभी कुछ ऐड नहीं करते हैं, अभी चेक करते हैं। सी, अब मुझे एक क्लिक इवेंट दिख रहा है। तो गेट इवेंट लिसनर्स का यूज़ करके हम सिंपली किसी भी HTML एलिमेंट पे कौन कौन से इवेंट्स अटैच्ड हैं वो हम ईजिली गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हर HTML एलिमेंट पे वर्क करेगा। नेक्स्ट इज मॉनिटर इवेंट्स। वेल, तुम सिंपली किसी भी इवेंट को मॉनिटर कर सकते हो कि कब कोई इवेंट हुआ। सो फॉर एग्जांपल हम इसी बटन का एग्जांपल लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये बटन पे क्लिक हो मुझे पता चल जाए, तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। मैं सिंपली एक फंक्शन अटैच कर देता हूँ, क्लिक्ड, एंड लेट्स कॉल इट हेयर डायरेक्टली, और इसको हम इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, फंक्शन क्लिक एंड console.log बटन इज क्लिक। ठीक है, HTML को सेव करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं, क्लिक मी पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी कंसोल में कुछ लॉग होता है क्या, यस लॉग हो रहा है। नाउ व्हाट इफ कोई कंसोल नहीं होता और मैं सिंपली चेक करना चाहता हूँ कि ये क्लिक इवेंट कब फायर हुआ, तो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सेलेक्ट दिस बटन सो दैट ये $0 में आ जाए। आई विल डू दिस मॉनिटर इवेंट्स। मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा वो एलिमेंट जिस पे मैं ट्रैक करना चाहता हूँ और फिर इवेंट का नाम, क्लिक। ठीक है, अभी इस बटन पे क्लिक करते हैं। सी, जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई, ये ब्राउज़र ने मुझे बताया कि क्लिक परफॉर्म हुआ। तो मॉनिटर इवेंट का यूज़ करके मैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को मॉनिटर कर सकता हूँ। यू कैन मॉनिटर रिसाइज इवेंट। नेक्स्ट इज डिज़ाइन मोड। वेल, ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसका यूज़ करके तुम पूरे HTML पेज को एडिटेबल बना सकते हो। सिंपली इन दी कंसोल टाइप डॉक्यूमेंट डॉट डिज़ाइन मोड इक्वल टू ऑन। अब इससे क्या होगा, मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ वी हैव आवर लास्ट पार्ट, दैट इज डॉम मैनिपुलेशन की टिप्स। लेट्स एक्सप्लोर फ्यू थिंग्स जिनका यूज करके हम एफिशिएंटली डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज कि मैं डॉम परफॉर्मेंस इश्यूज के बारे में कब सोचूं। जैसे मैंने यहाँ एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, वेल यहाँ पे मैं कुछ भी कर लूँ, कोई भी विजुअल डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिलने वाला, तो मैं डिसाइड कब करूँ। वेल, गूगल ये सजेस्ट करता है कि जब भी तुम कोई UI पे अपडेट करो या कुछ भी ऐसा काम करो जो UI से रिलेटेड है, अगर वो 100 ms से ज़्यादा का टाइम ले रहा है, तभी तुम्हारा जो यूज़र है जो तुम्हारी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है वो उस डिफरेंस को समझ पाएगा। अगर 100 मिलीसेकंड से कम में चीज़ें हो जा रही हैं, इट्स फाइन, बट अगर 100 मिलीसेकंड से ज़्यादा में कुछ हो रहा है, देन यू हैव टू वरी अबाउट थिंग्स। और कुछ जनरल चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या करना है। सिंपली यूज रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक टू शेड्यूल लो प्रायोरिटी फंक्शंस, और रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम फॉर अर्जेंट अपडेट्स जो तुम चाहते हो कि बहुत जल्दी हो। और यू कैन बैच थिंग्स, अगर तुम्हें 10 डॉम अपडेट करने हैं तो सिंपली अपना कोई फंक्शन लिख लो जो उनको 5-5 के बैच में करे, यूजिंग सेट टाइम आउट और एनीथिंग दैट यू वांट। तो ये कुछ जनरल स्ट्रेटजीज हैं जो तुम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फ्यू थिंग्स जो हम गलत करते हैं डॉम मैनिपुलेशन में, सबसे पहली जो चीज़ है वो है अवॉइड लेआउट चेंजेस इन लूप। लेट्स सी, सो सी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहले रॉन्ग वे है पहले हम वो देखते हैं, राइट पे थोड़ी देर बाद में जाएंगे। यहाँ पर मैंने गेट एलिमेंट बाई ID का यूज करके कोई एलिमेंट को ग्रैब किया और फिर जो मेरा डेटा एरे है उस पर मैंने फॉर ईच लूप लगाया और हर इटरेशन में मैं इनर HTML को अपडेट कर रहा हूँ
अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब इससे होगा क्या, हर इटरेशन में मेरा रीफ्लो ट्रिगर होगा। ओके, हर इटरेशन में ब्राउजर लेआउट को रिकैलकुलेट करेगा। सो हमें हमेशा ध्यान देना है कि हम लूप में कोई एक्सपेंसिव काम ना करें। इसका राइट वे क्या है? वेल, यू कैन यूज क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट। क्रिएट एलिमेंट एक HTML एलिमेंट बनाता है, डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट एक टेम्पररी एलिमेंट बनाता है जो डॉम का पार्ट नहीं होता। तुम सिंपली उस एम्प्टी टेम्पररी कंटेनर में कुछ भी करो, जब तुम्हारा काम हो जाए तो एक बार में चीजों को ऐड कर दो। यहाँ पर सिंपली मैंने एक फ्रैगमेंट बना लिया, अपने सारे एलिमेंट्स को उसमें ऐड कर दिया एक एक करके, और जब मेरा काम हो गया तो एक बार में ही उसको डॉम में ऐड कर दिया। तो इसकी वजह से बस एक ही रीफ्लो ट्रिगर होगा। नेक्स्ट इज कैशे डॉम रेफरेंसेस। अब देखो यहाँ पे एक गलत तरीका, लेट मी जूम इट। मैं 1 से लेके 1000 तक लूप चला रहा हूँ और सिंपली जो भी मेरा एलिमेंट है उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट कंटेंट है ये रीफ्लो तो नहीं ट्रिगर करेगा, ओके, बट यहाँ पे मैं गलती क्या कर रहा हूँ, हर इटरेशन में मैं एलिमेंट को ग्रैब करके ला रहा हूँ हर इटरेशन में। अब ये अपने आप में ही एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि हर इटरेशन में मैं ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ कि अपनी लो लेवल लैंग्वेज को बताओ कि इस एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट अपडेट करना है। इसको मैं कुछ इस तरह से फिक्स कर सकता हूँ, सिंपली लूप के बाहर एलिमेंट को ग्रैब कर लो सो दैट बार बार उसको फेच करके लाने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट इज स्टाइल चेंजेस। ये मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि एक एक करके स्टाइल मत अपडेट करो, भले ही ब्राउज़र एक बार में चीज़ों को अप्लाई करे बट वो कैलकुलेट हर स्टेप में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार तुम्हारा लेआउट ट्रिगर होगा, इसको तुम फिक्स कर सकते हो, सिंपली क्लास ऐड कर दो एक, या फिर जो मैंने तुमको CSS टेक्स्ट वाला बताया था वो यूज़ करके तुम चीज़ों को बैच कर सकते हो। एक एक करके स्टाइल सेट करना इज़ नॉट अ गुड वे। लेआउट थ्रेशिंग, तो लेट्स सी कि ये लेआउट थ्रेशिंग है क्या। लेआउट थ्रेशिंग अकर्स व्हेन यू रीड फ्रॉम एंड राइट टू द डॉम in a way that forces the browser to recalculate styles or layouts repeatedly. तो सी, ब्राउजर्स रीफ्लो और रीपेंट अपने हिसाब से करते हैं, बट जब हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं ब्राउजर फोर्सफुली रीफ्लो या रीपेंट करता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी ही ट्रिगर करती है। सो फॉर एग्जांपल दिस ऑफसेट विड्थ। अब सी, ऑफसेट विड्थ तुम कहीं पर भी एक्सेस करो ब्राउजर रीफ्लो ट्रिगर करेगा, बट बेस्ड ऑन हिज विल कि कब वो करना चाहता है। बट अब यहाँ पे मैं ऑफसेट विड्थ को एक्सेस कर रहा हूँ और उसके बाद फिर से विड्थ को चेंज कर रहा हूँ, तो इस केस में तो ब्राउजर रीफ्लो को तुरंत करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने रीड किया, फिर राइट किया और फिर नेक्स्ट इटरेशन में फिर से रीड कर रहा हूँ, तो ब्राउजर को तो रीफ्लो करना ही पड़ेगा, तभी वो आइटम की एग्जैक्ट विड्थ तुमको बता पाएगा। और इसकी वजह से माइट बी अदर एलिमेंट्स भी अफेक्ट हो रहे हो, तो उसको इसलिए भी रीफ्लो करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम डॉम मैनिपुलेशन करते हैं प्रॉपर्टीज को राइट ऑर्डर में छेड़ना भी एक कला है। सो अगेन यहाँ पे कुछ रीजन है वाई इट्स इनएफिशिएंट। रीडिंग लेआउट प्रॉपर्टीज लाइक ऑफसेट विड्थ forces the browser to calculate layout reflow followed by repainting when the changes. Right way, you can batch read and write operation separately. बेसिकली तुम विड्थ को पहले रीड कर लो, ठीक है, सारी विड्थ तुम्हारे पास आ गई हैं, और फिर विड्थ को अपडेट करो इन वन गो। इस केस में क्या होगा, ब्राउजर अपने हिसाब से रीफ्लो करेगा, ओके, जब टाइम आएगा। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट, जो मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया है। यहाँ पे सिंपली मैं एक लूप में मल्टीपल एलिमेंट्स को हर बार ऐड कर रहा हूँ। टू अवॉइड दिस यू कैन यूज दिस पीस ऑफ कोड, सिंपली यूज फ्रैगमेंट्स टू क्रिएट अ टेम्पररी बॉक्स, और उस बॉक्स में अपनी सारी चीज़ें ऐड करो और एक बार में वो चीज़ें बॉडी में अपेंड कर दो। ओके, सो दिस इज द गुड वे टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज टेम्पलेट। अब ये जो टेम्पलेट टैग है इसका यूज़ करके हम अपना एक प्री डिफाइंड UI बना सकते हैं। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे एक एलिमेंट क्रिएट करना है डिव, जिसका टेक्स्ट कंटेंट कुछ समथिंग समथिंग हो और कुछ स्पेसिफिक स्टाइल हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके वो एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कंटेंट और स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। अब इसका एक शॉर्टकट है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिफाइन योर टेम्पलेट।
ठीक है, सिंपली टेम्पलेट टैग का यूज़ करके एक आईडी दे दो और जो भी तुम्हें यूआई वगैरह बनाना है बना लो। ये तुमको डॉम में ऐड होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, बट एचटीएमएल का पार्ट रहेगा। जब भी तुम्हें इस पर्टिकुलर सेक्शन को यूआई पे ऐड करना है, सिंपली गेट इट बाय यूजिंग द आईडी जो भी तुमने असाइन किया है। जैसे मैंने माई टेम्पलेट किया है, तुमको माई टेम्पलेट मिल जाएगा एंड यू कैन सिंपली गेट द कंटेंट बाय डूइंग template.content। तो by using this method document.import node you can simply get this content। अब या तो तुम import node यूज करो या तो clone node यूज करो, दोनों ही तरीकों में तुम टेम्पलेट का कंटेंट गेट कर सकते हो। इंपोर्ट नोड बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से डेटा लाने के लिए। लाइक से फॉर एग्जांपल कोई आई फ्रेम है, आई फ्रेम में कोई एलिमेंट है जिसको तुम क्लोन करना चाहते हो, तो जनरली वी यूज़ इंपोर्ट नोड। जो भी तरीका तुमको सही लगे वो तुम यूज़ कर सकते हो, आइदर इंपोर्ट नोड और क्लोन नोड। ध्यान तुमको बस ये देना है कि जब तुम इंपोर्ट करो तो टेम्पलेट डॉट कॉन्टेंट करना है और जब क्लोन नोड यूज़ करो तो टेम्पलेट डॉट कॉन्टेंट डॉट क्लोन नोड करना है। सो विद दैट सेट गाइज, मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं।